नमस्कार, जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। कैसे हो सभी? बढ़िया, ठीक है। आज अपन पढ़ेंगे पॉलिटी के बारे में, ठीक है। और पॉलिटिक में सबसे पहले अपन का जो महत्वपूर्ण आपके एग्जाम की दृष्टि से वो आता है क्वेश्चन संविधान के बारे में, कि संविधान कब से स्टार्ट है, इसका क्या क्या प्रोसेस है, कितने सदस्य थे, कितनी संख्या में थे, कितने अनुच्छेद थे, उनके बारे में पूरा आपको क्या एक प्रोसेस के रूप में पढ़ना है, ठीक है। आया समझ में? ठीक है। और उसी में अपन आज करेंगे केवल किसके बारे में बात? संवैधानिक इतिहास के बारे में, कि भाई भारतीयों को संविधान की जरूरत क्यों पड़ी, क्या जरूरत थी कि भारत के लिए स्पेशली संविधान बनाया गया, क्या जरूरत पड़ी, क्यों बनाया संविधान, ठीक है। इसके बारे में अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। क्योंकि भारत का जो शासन है वो मुख्यतः रूप से किसके, राजा महाराजाओं के शासन काल से या अपन देखें तो मुगलों से चलता आ रहा था, ठीक है। तो भारत को ऐसे संविधान बनाने की, भारत का संविधान आपको पता है कि विश्व में सबसे बड़ा संविधान है, ठीक है। तो इतना बड़ा संविधान बनाने की भारतीयों को कहां जरूरत पड़ी, किस लिए पड़ी, उसके बारे में अपन क्या करेंगे साथियों, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि क्यों पड़ी जरूरत। देखिए हुआ क्या था साथियों, धीरे धीरे भारत का शासन चल रहा था और उसी प्रकार इंग्लैंड से, ब्रिटेन से, क्या जो भी अंग्रेज थे वो धीरे धीरे भारत की ओर एक व्यापार की दृष्टि से क्या भारत में आने लगे, ठीक है। किसकी दृष्टि से? केवल व्यापार की दृष्टि से। क्योंकि भारत में पहले सोने की चिड़िया के नाम से भारत को क्या संज्ञा दी जाती थी, क्योंकि भारत में मसालों की दृष्टि से या फिर स्पेशली क्या खानों की दृष्टि से या खनिजों की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण क्या था, स्थान था। क्या था? महत्वपूर्ण स्थान था। इसी प्रकार 31 दिसंबर को, कब साथियों? 31 दिसंबर 1600 को एक भारत में एक कंपनी आई और जिसका नाम था साथियों ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नाम था? ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ब्रिटेन से एक कंपनी का शुरुआत हुई ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, जो मुख्य रूप से भारत किस लिए आई? व्यापार की दृष्टि से आई। किसकी दृष्टि से? व्यापार करने के लिए आई थी। लेकिन यही कंपनी धीरे धीरे भारत में आर्थिक तथा सामाजिक गतिविधियां भी करने लग गई। क्या करने लगी? आर्थिक तथा सामाजिक गतिविधियां भी करने लग गई। धीरे धीरे इस कंपनी ने भारत में इतनी बेशुमारी से थे पैर पसार लिए कि अपना पूरा व्यापार भारत में कच्चा माल यहां से उठाकर ब्रिटेन की ओर क्या ट्रांसपोर्ट किया करती थी, और ब्रिटेन से वापस तैयार माल भारत में तथा अन्य देशों में भी क्या करती थी, बेचा करती थी। आया समझ में? तो 1600 में कंपनी आई ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से। धीरे धीरे इसने क्या कर दिया, अपना व्यापार शुरू कर दिया और धीरे धीरे अपना आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों पे भी क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। 1757 में एक युद्ध हुआ जिसका नाम है, इतिहास पढ़ेंगे तब आएगा, प्लासी का युद्ध। किसका साथियों? प्लासी का युद्ध। इस युद्ध के बाद इस कंपनी का पूर्ण रूप से इसी भारत पे क्या शासन करने का रास्ता क्या साफ साफ दिख रहा था। किसके युद्ध के बाद में? प्लासी का युद्ध के बाद में, ठीक है। इसके बाद में एक और युद्ध हुआ 1764 में, जिसे बोला जाता है बक्सर का युद्ध। किसका? बक्सर का युद्ध। आया समझ में? और इस युद्ध के बाद कंपनी पूर्ण रूप से भारत पर अधिकार कर चुकी थी। किसी भी प्रकार से, चाहे वो किस प्रकार से हो, क्या एक तो दबाव या प्रेशर से राजाओं को अपनी ओर अंडर करने की हो, या फिर संधि के रूप में राजाओं को क्या अपने अंडर करने का प्रोसेस हो, ठीक है। 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद में कंपनी ने अपना पूर्ण रूप से अधिकार यहां पर स्थापित कर दिया था। अब कंपनी बन गई, इतना बड़ा भारत है, इसको चलाने के लिए क्या कंपनी ने क्या एक्ट निकाले, अधिनियम निकाले। क्या निकाले? अधिनियम। आपको पता हो कोई भी कंपनी या कोई भी काम करने के लिए कंपनी अपने क्या निकालती है? रूल्स निकालती है अपने कर्मचारियों के लिए। किसके लिए साथियों? कर्मचारियों के लिए। पता है क्या? है पता आप सबको? सबको पता है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो कंपनी ने भी क्या किया, भारत पर शासन करने के लिए एक क्या किया, अलग अलग रूल्स निकाले और उसको संशोधन करते करते एक नए रूल
रूल्स या अधिनियम की क्या करते गए, वापस विस्तार करते गए। आया समझ में। इसी प्रकार कंपनी ने सबसे पहले 1773 में, कब साथियों, 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट निकाला। क्या निकाला? रेगुलेटिंग एक्ट। आया समझ में। क्या निकाला साथियों? रेगुलेटिंग एक्ट निकाला। कब निकाला? 1773 में। इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या क्या हुआ उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या हुआ? केंद्रीय शासन की नींव रखी गई भारत में। किसकी? केंद्रीय शासन की। ठीक है, जब भारत पर अधिकार किया ब्रिटिश ने तो मुख्यतः रूप से बंबई, मद्रास तथा बंगाल की जो भी प्रेसिडेंसी थी वहां का क्षेत्र था वो किसके गुलाम में था? अंग्रेजों के गुलाम में था। और अंग्रेजों ने वहां पर अपना एक एक अधिकारी क्या कर दिया गया? नियुक्त कर दिया गया, और जिसे गवर्नर की संज्ञा दी गई। किसको? गवर्नर की संज्ञा दी गई। इस 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था इसमें क्या हुआ? बंगाल को का जो गवर्नर था, बंगाल का क्या था साथियों? गवर्नर था। उसको अब क्या नाम दिया गया? गवर्नर जनरल की संज्ञा दी गई। किसकी? बंगाल के गवर्नर को अब क्या कहा जाएगा? गवर्नर जनरल कहा जाएगा। गवर्नर जनरल कहा जाएगा। और बंगाल का प्रथम जो गवर्नर जनरल बना साथियों, आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखना है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? तो वो है कौन साथियों? वारने हेस्टिंग्स। क्या नाम है? क्या नाम है? वापस बोलिए, वारने हेस्टिंग्स। ठीक है, इसे क्या बनाया गया? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। और इसी बंगाल के जो गवर्नर जनरल था इसमें मद्रास तथा बंबई के जो गवर्नर थे इनको इसके अधीन कर दिया गया। किसके अधीन कर दिया गया? इस गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। तो हुआ कि 1773 में पहला काम हुआ कि केंद्र शासन की नींव रखी गई। पूर्ण रूप से कंपनी भारत में अब क्या हो गई? स्थापित हो चुकी थी और शासन करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार थी। इसी प्रकार बंगाल के गवर्नर जो था उसको अब नाम चेंज करके क्या रख दिया गया? गवर्नर जनरल। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारने हेस्टिंग्स था। और मद्रास जो बंबई के गवर्नर थे वो अब किसके अधीन कार्य करेंगे? बंगाल के गवर्नर के। और बंगाल का गवर्नर कौन? वारने हेस्टिंग्स। आया क्या समझ में? बहुत बढ़िया। ठीक है, तीसरा काम इसमें यह हुआ कि ये जो गवर्नर जनरल बनाया गया इसमें गवर्नर जनरल के लिए क्या हुआ? 4 कार्यकारिणी सदस्य नियुक्त किए गए। कौन से सदस्य? कार्यकारिणी सदस्य, जो किसी भी राय पे क्या थे? सहमति के हिसाब से बिल या कानून पास करते थे। ठीक है, आया समझ में? बहुत बढ़िया। अगला देखो, इसमें चौथा काम महत्वपूर्ण यह हुआ कि कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हो गई। आया हुआ क्वेश्चन है, भारत में प्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहां पे हुई? तो यदि आपको पूछा जाए कहां पर हुई तो हुई साथियों कहां पर हुई? कलकत्ता में। कब हुई? 1774 में हुई। किस अधिनियम के तहत हुई? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई। इसके अनुसार किसको? इस सर्वोच्च न्यायालय का हाइट चैम्बर को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया और एक लिमिस्टर नाम का है उसको भी क्या बनाया गया? मुख्य न्यायाधीश। किसको? एक तो था क्या नाम साथियों? हाइट चैम्बर। ठीक है, और एक था साथियों क्या नाम था? लेमेंस्टर। क्या नाम था? लिमेंस्टर या लेमेंस्टर। ठीक है, इनको क्या बनाया गया? मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो भी मैं बता देता हूं। ठीक है, पूछा जाएगा आपको साथियों कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल की संज्ञा किस अधिनियम के तहत दी गई? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। कार्यकारिणी सदस्यों की संख्या 4।
कब कर दी गई? तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। बंगाल में या सॉरी क्या कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1774 में। किस अधिनियम के तहत? तो 1773 का अधिनियम। इसी प्रकार इस अधिनियम को धीरे धीरे संशोधित करते करते 1784 का, 1813, 1833, 1858 और 1861, 1909, 1919 और अंतिम 1935 का भारत शासन अधिनियम तक क्या अंग्रेजों ने नए रूल्स या अधिनियम बनाए गए। हर एक के बारे में महत्वपूर्ण जो चीजें हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और जो अभी अपन पढ़ रहे हैं साथियों, इसे जाता है क्या अपन क्या कर रहे हैं? संविधान के इतिहास पढ़ रहे हैं कि संविधान के इतिहास की क्या जरूरत पड़ी, अंग्रेजों ने क्या क्या किया अपने साथ, जिसके लिए भारत का संविधान बनाया गया। ठीक है, शायद समझ में। अब देखिए 1773 के बाद है साथियों 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट के तहत क्या हुआ, उसके बारे में जानते हैं। अगला है साथियों 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। कौन सा साथियों? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1773 के बाद में आया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। देखिए साथियों इसमें क्या क्या हुआ, देखिए क्या क्या संशोधन हुए, कुछ नई चीजें आई। तो देखिए जब अपन ने पढ़ा साथियों कि 1773 में गवर्नर जनरल के लिए 4 कार्यकारिणी सदस्य बनाए गए, होया या नहीं? तो यहाँ पे क्या हुआ साथियों, गवर्नर जनरल के जो 4 कार्यकारिणी सदस्य थे उनकी संख्या 1 कम कर दी गई। मतलब गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी सदस्यों की संख्या, कारिणी सदस्यों में 1 समाप्त। मतलब अब कार्यकारिणी सदस्य कितने हो गए साथियों? 3 हो गए। ठीक है, दूसरा काम यह हुआ कंपनी को, जो ये कंपनी थी, कंपनी के व्यापारिक व राजनीतिक कार्य अलग अलग कर दिए गए। कंपनी के कौन कौन से साथियों? व्यापारिक कार्य और एक कौन सा? राजनीतिक कार्य। दोनों क्या कर दिए गए? अलग कर दिए गए। दोनों के लिए अलग अलग क्या बना दिया गया? डिपार्टमेंट बना दिया गया। ठीक है, इसके लिए बना दिया गया BOD और इसके लिए बना दिया गया साथ ही BOC, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। ठीक है, 2 अलग अलग क्या बना दिए गए? डिपार्टमेंट बना दिए गए। आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना कौन से अधिनियम के तहत? बताना है कौन सा अधिनियम? 1784 का पिट्स अधिनियम। बाद में इन दोनों को वापस समाप्त भी करेंगे। अगला एक अधिनियम आएगा 1858 में, तो ध्यान रखना है इनकी स्थापना कब की गई? 1784 पिट्स इंडिया के तहत, और इनको समाप्त कब किया गया? 1858 का जो अधिनियम आएगा उसके तहत। ठीक है, ये हो गया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसके बाद में साथियों 1813 का एक्ट। कौन सा? 1813 का एक्ट। ठीक है, देखिए 1813 के एक्ट में क्या हुआ। अब देखो इसमें कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। जो क्या ब्रिटिश ताज था, जो महारानी थी, उसने कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। पूर्ण एकाधिकार समाप्त नहीं किया, केवल चाय का एकाधिकार था, जो किसके साथ था? चीन के साथ। चीन के साथ चाय का एकाधिकार रहा। रखा किसको? कंपनी को। अब देखो कंपनी केवल चीन के साथ चाय का व्यापार करने में क्या थी? एकाधिकार थी। बाकी कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। अब यह आपको पूछा जाए कि कंपनी का पूर्ण रूप से अधिक एकाधिकार कब समाप्त किया गया, तो साथियों ये नहीं लिखना है। पूर्ण रूप से एकाधिकार कंपनी का 1858 में समाप्त किया गया। ये तो केवल अभी देखो कंपनी का अधिकार है किस पे? चाय पे। किसके साथ? चीन के साथ। मतलब यहां पे यही हुआ, कंपनी तो कार्य करेगी ही, इसके अलावा कुछ ब्रिटिश के क्या कुछ और भी जो भारत में व्यापार करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि कंपनी का शासन बाहर
अधिक होने के कारण से कंपनी का एकाधिकार धीरे धीरे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया और खुला व्यापार की सुविधा दी गई। किसको? ब्रिटेन के व्यक्तियों को। ठीक है, तो अगला देखो 1813 में क्या हुआ, कंपनी का अधिकार समाप्त हुआ, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं, पूर्ण रूप से नहीं। ठीक है, कब हुआ पूर्ण रूप से वो भी मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, अगला देखो, इसी 1813 के तहत ईसाइयों ने भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार शुरू कर दिया गया कि भाई ब्रिटिश से कोई भी व्यक्ति आकर भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। और इसी अधिनियम के तहत भारतीयों के लिए या भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए क्या किए गए, खर्च किए गए। क्यों किए गए वो भी बता देता हूं। ये इसमें भी अंग्रेजों को क्या था, अपना स्वार्थ था, क्योंकि अंग्रेजों को क्या कम पैसों में मजदूरों की आवश्यकता थी और अंग्रेज सब बोलते थे इंग्लिश, और भारतीयों और अंग्रेजों के मध्य सबसे जो प्रॉब्लम थी वार्तालाप में वो क्या थी, लैंग्वेज की थी। इसलिए भारतीयों को उन्होंने क्या किया, थोड़ा थोड़ा शिक्षित करना भी स्टार्ट कर दिया। क्यों कर दिया? कि वो इजीली रूप से उनका यूज कर सके। ठीक है, तो ये किस में हुआ, 1813 का जो एक्ट आया उसके तहत। ठीक है, इसके बाद में साथियों कौन सा एक्ट आया उसके बारे में देखते हैं। इसके बाद में आया साथियों 1833 का चार्टर अधिनियम। नाम है साथियों 1833 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, इस अधिनियम के तहत क्या हुआ, देखो इस अधिनियम के तहत हुआ क्या। सबसे पहला जो मोस्ट इंपोर्टेंट काम है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, अब बंगाल के गवर्नर को, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको बना दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। ये लो, क्या बना दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, और भारत का प्रथम जो गवर्नर जनरल बना साथियों वो कौन था। देखो यदि आपको पूछा जाए बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल तो आप बताओगे वारन हेस्टिंग्स। ठीक है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था साथियों विलियम बेंटिंग। क्या था, विलियम बेंटिंग। ठीक है, इसे भारत का क्या बना दिया गया, प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया। आया समझ में। और एक क्या हुआ इसमें काम, टीबी मैकाले। कौन साथियों, टीबी मैकाले। ये टीबी मैकाले नाम का एक व्यक्ति था। इस टीबी मैकाले को विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। और इसी टीपी मैकाले ने भारत में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दी। क्या कर दी, भारत में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। ठीक है, और इसी की सिफारिश पर भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी रखा गया। भारत में शिक्षा का माध्यम, शिक्षा का माध्यम क्या रखा गया, अंग्रेजी। किसके सिफारिश पर, इस टीबी मैकाले की सिफारिश पर। आया है क्या समझ में यहां तक सबको, है बहुत बढ़िया। अब देखो, और इसी 1837 का चार्टर अधिनियम के तहत एक बहुत बढ़िया काम हुआ। एक भारत में सती प्रथा, ठीक है, एक थी साथियों कन्यावध और एक दास प्रथा। इसको अवैध घोषित कर दिया गया, अवैध घोषित कर दिया गया, अवैध घोषित कर दिया गया। ठीक है, इस पर रोक लगा दी गई। ये अच्छा काम हुआ। सती प्रथा, कन्यावध तथा दास प्रथा को क्या कर दिया गया, अवैध घोषित कर दिया गया। किस अधिनियम के तहत, 1833 का चार्टर अधिनियम के तहत। आया समझ में यहां तक। अब आगे है अपना 1853 का अधिनियम और 1858 का महत्वपूर्ण अधिनियम। अगला देखिए साथियों 1853 का अधिनियम। देखिए 1853 के अधिनियम में क्या क्या हुआ उसके बारे में देखते हैं। देखो
पहला काम हुआ साथियों, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर 1784 में दो अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम था व्यापारिक मामले देखना और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का काम था राजनीतिक मामले देखना। उनमें से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो क्या, इसमें जो सदस्यों की संख्या थी ये बढ़ा दी गई। सदस्यों की संख्या का क्या किया, विस्तार किया। सदस्यों की संख्या का क्या किया, विस्तार किया। कब किया, 1853 में। आया समझ में। और 1853 में ही साथियों एक तो पीडब्ल्यूडी, एक सार्वजनिक विभाग की क्या कर दी, स्थापना भी कर दी। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, अगला है साथियों, और इसी 1853 के तहत एक महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से बार बार पूछे जाने वाला सवाल, सिविल सेवकों की खुली भर्ती परीक्षा। क्या साथियों, सिविल सेवकों की खुली भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया कि अब सिविल सेवकों के लिए ब्रिटिश से फिक्स आदमी नहीं आएंगे। अब भारत में उनके लिए क्या होगी, एक एग्जाम होगा और उस एग्जाम में जो फाइट करेगा वो ही क्या बनेगा, सिविल सेवक बनेगा। ये कौन से में हुआ, 1858 में। ठीक, सॉरी 53 में। अगला है साथियों 1858 का अधिनियम। देखिए 1858 में बहुत काम हुए साथियों और सब महत्वपूर्ण है और आपको याद रखना है। 1857 की क्रांति हुई थी। ठीक है, और 1857 की क्रांति बहुत ही क्या हुई, भारत में एक स्वतंत्रता की दृष्टि से पहला कदम था। कब था, 1857 की क्रांति में। तो 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश ताज को यह पता लगने लग गया कि भारत के लोग क्या होना चाहते हैं, अब स्वतंत्र होना चाहते हैं, तथा इसके लिए एक बिगुल बज गया है। कब बजा, 1857 में। तो 1858 में क्या किया, ब्रिटिश ताज ने कंपनी का एकाधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। एकाधिकार पूर्ण रूप से समाप्त। अब ब्रिटिश ताज ने बोल दिया कि कंपनी से अब काम नहीं चलेगा। अब जो भी भारत का क्या है शासन है, भारत का क्या है भारत का शासन किसके अंडर में चला गया, डायरेक्टली ब्रिटिश ताज के अंडर में चला गया। पहले क्या, ब्रिटिश ताज को कंपनी फिक्स एक साल भर के लिए या 10 सालों के लिए एक मुश्त क्या देती थी, पैसा देती थी कि ये लो पैसा, अब हम भारत पर क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। ठीक है, लेकिन 1858 में ब्रिटिश ताज ने कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। वैसे कंपनी का एकाधिकार आपको याद हो तो 1873 का जो एक्ट लिखा उसमें भी मैंने पढ़ाया था, लेकिन वहां पर चीन के साथ चाय का व्यापार अभी क्या था, कंपनी का एकाधिकार था। ठीक है, अब यहां पर एक और चेंज कर दिया गया, जो भारत का गवर्नर जनरल था साथियों, किसका, भारत का गवर्नर जनरल, इसका नाम चेंज कर दिया गया वायसराय। अब क्या कहा जाने लगा, वायसराय कहा जाने लगा। और भारत का प्रथम वायसराय कौन, फर्स्ट क्वेश्चन आता है तो कौन था साथियों, लॉर्ड कैनिंग। क्या नाम था, लॉर्ड कैनिंग। याद रखना है। 3 हो गए साथियों। एक पढ़ा अपने बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, दूसरा पढ़ा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, और अब पढ़ा अपने भारत का वायसराय। ठीक है, भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। आया क्या समझ में सबके। देखो 1858 के 2 के बाद क्या हुआ, तीसरा काम अब भारत ने क्या कर लिया, ब्रिटिश ताज ने अपने ऊपर कर लिया पूरा शासन भारत का, और भारत में एक पोस्ट स्टार्ट कर दी, उसका नाम था भारत सचिव। भारत सचिव एक 15 सदस्यों की एक कमेटी थी, उसका हेड था जिसको भारत सचिव कहा जाता था। ठीक है, तो भारत सचिव का जो पद है वो किसकी देन है, ब्रिटिशों की देन है। और प्रथम भारत सचिव किसको बनाया गया, चार्ल्स वुड को प्रथम भारत का सचिव बनाया गया। और इसी कंपनी के इसी अधिनियम के तहत, मतलब
1858 का जो अधिनियम था, इसी अधिनियम के तहत साथियों एक तो बीओडी और एक बीओसी जो मैंने पढ़ाया था 1784 में, दो अलग अलग क्या डिपार्टमेंट बने थे, ये क्या हो गए, अब इनको समाप्त कर दिया गया कि ऐसे कोई डिपार्टमेंट नहीं है। ठीक है, अब डायरेक्टली किसके अंडर में है पूरा कार्य, ब्रिटिश ताज के अंडर में है। आया क्या समझ में हुआ? ठीक है, और क्या काम हुए साथियों, तो देखिए 1858 में और क्या क्या काम हुए। एक काम हुआ, इसने जो क्या प्रथम सचिव था चार्ल्स वुड, इसने क्या किया साथियों, चार्ल्स वुड ने प्राथमिक शिक्षा को भारत में पूर्ण रूप से अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, और इसके लिए इसने एक क्या एक्ट बनाया, एक रूल रेगुलेशन स्टार्ट किया, और जिसे बोला जाता था वुड, क्या बोला जाता था, वुड डिस्पैच, क्या बोला जाता था, वुड डिस्पैच। किस पे था ये साथियों, इस शिक्षा पे, किस पे था, शिक्षा पे, और इसीलिए इसको शिक्षा का क्या बोला जाता है, शिक्षा का मैग्ना कार्टा। क्या बोला जाता है साथियों, शिक्षा का मैग्ना कार्टा। आया क्या समझ में, शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे, वुड डिस्पैच को किसने शुरुआत की, किसने, चार्ल्स वुड ने शुरुआत की। ठीक है समझ। और 1858 का अधिनियम के तहत ही एक तो साथियों मद्रास में और एक साथियों कहां पर, बंबई में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। किसकी, विश्वविद्यालय बनाए गए। ठीक है, ये हो गया कौन सा अधिनियम, 1858 का अधिनियम। बहुत बढ़िया। अगला है साथियों 1861 का अधिनियम। कौन सा है साथियों, 1861 का अधिनियम। देखो क्या हुआ 1861 के अधिनियम में, वो देखते हैं। छोटा सा काम हुआ, देख लो। 61 का अधिनियम के तहत जो कलकत्ता में एक क्या सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करी थी अपने 1773 के अधिनियम के तहत। अब यहाँ पर 1861 में क्या हुआ, बंबई, मद्रास तथा कलकत्ता, बंबई, मद्रास तथा कलकत्ता में हाईकोर्ट की स्थापना कर दी। सर्वोच्च न्यायालय नहीं है साथियों, याद रखना है, हाईकोर्ट की स्थापना कर दी। किस अधिनियम के तहत, 1861 के अधिनियम थे। कहां कहां पर, बंबई, मद्रास तथा कलकत्ता में स्थापना कर दी। ठीक है, एक वायसराय को अध्यादेश जारी करने की अनुमति दे दी। क्या, अध्यादेश, 6 महीने के लिए कोई काम रोक सकता है, अध्यादेश जारी करने की क्या दी, शक्ति दे दी या अनुमति दे दी। आया क्या समझ में, आया यहाँ तक समझ में, बहुत बढ़िया। ये हो गए 1861 का अधिनियम। अब है केवल 3 अधिनियम और पढ़ेंगे, 1909, 1919 और 1935 के मुख्य अधिनियम। आया समझ में यहाँ तक। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो मैंने बता दिया आप सबको। यदि क्वेश्चन आ जाए साथियों, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दो जो अलग अलग पद थे या विभाग थे, उनको किस अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया, तो डायरेक्टली बताना 1858 का अधिनियम। आया समझ में, बहुत बढ़िया। देखिए अगला है साथियों 1909 का मार्ले मिंटो अधिनियम। क्या नाम है साथियों, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। क्या नाम है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। ठीक है, अब आपको लग रहा है ये क्या अधिनियम का नाम है, मार्ले मिंटो। ठीक है, तो देखिए 1909 में मार्ले नाम का क्या था साथियों, भारत का सचिव था, तथा मिंटो था साथियों क्या, भारत का गवर्नर। और इन दोनों के नाम से ही क्या एक अधिनियम लाया गया जिसका नाम था मार्ले मिंटो अधिनियम। क्या थी इसमें विशेषता, इसमें विशेषता कुछ नहीं ज्यादा, 1-2 विशेषता थी। एक तो साथियों मुसलमानों को, क्या, मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र घोषित किया। मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र। क्या क्षेत्र साथियों, निर्वाचन क्षेत्र घोषित किया गया। ठीक है, पहला काम। दूसरा काम क्या था, इस अधिनियम के तहत भारतीयों को भी वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल किया गया। भारतीयों को भी
भारतीयों को भी वायसराय की कार्यकारिणी सदस्यों में शामिल किया गया। ठीक है, और जो कार्यकारिणी सदस्यों में शामिल हुआ वो कौन था साथियों? एसपी सिन्हा था। कौन था? एसपी सिन्हा। प्रथम कौन था? एसपी सिन्हा था। आया समझ में? ये काम हुए सब किसमें? 1909 का अधिनियम में। ठीक है, अगला है साथियों 1919 का क्या नाम है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। क्या नाम है साथियों? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। ठीक है, सेम इसी में एक सचिव था और एक कौन था? गवर्नर था। ठीक है साथियों, इसमें हुआ क्या? इसमें हुआ साथियों केंद्र में द्विसदनात्मक विधान सभा स्थापित हुई। द्विसदनात्मक क्या हुई साथियों? विधान। ठीक है, एक थी साथियों राज्य परिषद और दूसरी थी साथियों केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद में 60 सदस्य होते थे और केंद्रीय विधानसभा में 145 सदस्य होते थे। दूसरा काम हुआ साथियों प्रांतों में द्वैत शासन स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन आता है खूब बार, याद रखना है। प्रांतों में द्वैत शासन कब से स्टार्ट किया गया? तो प्रांतों में द्वैत शासन 1919 में स्टार्ट किया गया। और प्रांतों में द्वैत शासन क्या 1919 में जो स्टार्ट किया, इसके प्रांतों में द्वैत शासन के जनक भी पूछा जाता है। जनक कौन था प्रांतों में द्वैत शासन स्टार्ट करने वाला? तो उसका नाम था साथियों लियोनस। क्या नाम था? लियोनस कार्टियस नाम का एक व्यक्ति था, उसी ने ये शुरुआत की थी, लियोनस कार्टियस। ठीक है, क्या प्रांतों में द्वैत शासन। और 1935 का जो अगला अधिनियम आएगा साथियों, उसमें प्रांतों में द्वैत शासन तो समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैत शासन क्या कर दिया गया? स्टार्ट कर दिया गया। किस में? केंद्र में। और यहाँ पे किस में है? प्रांतों में द्वैत शासन प्रारंभ में। ठीक है, आया समझ में? बहुत बढ़िया। इसी के तहत एक लोक सेवा आयोग का भी गठन किया गया। किसका साथियों? लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। किसके तहत? 1909 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण काम इसमें यह हुआ कि पहली बार महिलाओं को मतदान करने का अधिकार मिला। पहली बार महिलाओं को, आया हुआ क्वेश्चन है, पहली बार महिलाओं को मतदान करने का अधिकार किसके अधिनियम के तहत मिला? तो याद रखना किस अधिनियम के तहत मिला? 1919 के अधिनियम के तहत। अब देखो अगला अधिनियम है अंतिम अधिनियम 1935 का अधिनियम। बहुत बड़ा अधिनियम था ये। क्या? बहुत बड़ा अधिनियम था 1935 का। ठीक है, इस अधिनियम में क्या क्या हुआ? देखो साथियों 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई और 1929 में क्या हुआ? लाहौर अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई। ठीक है, और 1930, 31 और 32 में गोलमेज सम्मेलन हुआ। उसके बाद में जस्ट 1935 का अधिनियम आया और इसमें सबसे पहले काम यह हुआ कि प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त हो गया। प्रांतों में द्वैत शासन तो कर दिया गया क्या? समाप्त। और किस में स्टार्ट कर दिया गया? केंद्र में द्वैत शासन क्या कर दिया गया? प्रारंभ कर दिया गया। ठीक है, किस में? 1935 के अधिनियम में। ठीक है, 1935 के अधिनियम के तहत ही केंद्र व राज्यों के लिए अलग अलग सूची बनेगी, सूचियां निर्धारित की गई। ठीक है, कौन कौन सी 3 सूचियां थी? एक थी साथियों संघ सूची, में बार बार बोलता हूं। ठीक है, एक थी साथियों कौन सी? राज्य सूची। ठीक है, और एक थी साथियों कौन सी? समवर्ती सूची। कौन सी? समवर्ती सूची। ठीक है, संघ सूची में कौन कानून बना सकता है?
केंद्र, राज्य सूची में राज्य सरकार और समवर्ती सूची में केंद्र तथा राज्य सरकार मिलकर कानून बनाते हैं। और अंतिम निर्णय किसका होता है? तो अंतिम निर्णय होगा किसका? केंद्र का। और अंतिम काम 1935 में जो हुआ, 1935 में आरबीआई की स्थापना की गई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कर दी गई। किस अधिनियम के तहत पूछा जाए आपको, आरबीआई की याद रखना है, आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के तहत? तो 1935 के अधिनियम के तहत। आया क्या समझ? बहुत बढ़िया। अब देखो कुछ अधिनियम है 1919 का और 1935 का, तो कुछ अधिनियम ने, कुछ महापुरुषों ने इनके क्या अलग अलग चीजों की संज्ञा दी। क्या दी वो देख लियो। पहले तो बाल गंगाधर तिलक ने 1919 का जो अधिनियम आया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, इसको क्या बोला कि ये एक बिना सूरज का अंधेरे वाला अधिनियम है। क्या बोला? बिना सूरज के अंधेरे वाला अधिनियम। किसने बोला? याद रखना है, लिख लेना, बाल गंगाधर तिलक ने। और 1935 का जो अधिनियम आया, इसमें जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा? एक मोटर कार की संज्ञा दी। किसकी? मोटर कार की संज्ञा दी। कैसे दी? कि उसने बताया कि ये अधिनियम है जो ऐसी मोटर कार है जिसमें ब्रेक तो अनेक है लेकिन इंजन नहीं है। क्या है? ब्रेक तो अनेक है, प्रावधान तो खूब है लेकिन लागू कुछ नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको क्या दिया? ब्रेक तो अनेक है लेकिन प्रावधान या इंजन नहीं है। आया समझ?